नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया है और इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि हमला सीआरपीएफ की 19 बटालियन की आरोपी पार्टी पर ओडिशा के नौपाड जिले में किया गया। कहा जा रहा है कि कई जवान अभी घायल है। बता दें कि आज करीबन 2:30 पर सीआरपीएफ की टीम ओडिशा के नौपाड़ा जिले में सड़क निर्माण को सुरक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया। दोस्तों एक बड़ी टेंशन वाली खबर सामने आई है। दरअसल जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि एक रेड्डी नाम का लड़का पकड़ा गया था डीआरडीओ में, जिसने कि पाकिस्तान के साथ जानकारियां लीक की थी। लेकिन अब उसने कौन सी जानकारियां लीक की है उसके बारे में खुलासा हो चुका है, जिसे जानने के बाद शायद आपके पैर से भी जमीन खिसक सकती है। बता दें कि प्रेम और विवाह के लालच में जिस पाकिस्तानी जासूस ने हनी ट्रैप में इस रेड्डी को फंसाया था, उसने भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर गोपनीय जानकारी लीक की है, जिसमें कि परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी से प्रक्षेपित जो मिसाइलों का विकास है वो भी इसमें शामिल है। 29 साल का ये डी मल्लिकार्जुन रेड्डी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि 2018 से हैदराबाद में डीआरडीएल के रिसर्च सेंटर इमरात परिसर में एडवांस नेवल सिस्टम प्रोग्राम में इसने काम किया। बता दें कि इस आरोपी ने सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइलों और के सीरीज मिसाइलों की जो तकनीकी कंपोनेंट्स हैं उनका डेटा भी साझा किया और के सीरीज की मिसाइलें विशेष रूप से नौसेना की अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी मिसाइल पनडुब्बियों के लिए निर्मित की जाती है। हालांकि इसको जो पोस्ट दी गई थी उस पोस्ट का इसने पूरा फायदा उठाया। इसको रक्षा निर्माण इकाइयों के क्षेत्र का दौरा भी दिया गया था करने के लिए। इसके अलावा मिसाइल विकास का जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में डेडलाइन तय करने की भी जिम्मेदारी इसके कंधों पर सौंपी गई थी। ऐसे में ये डेटा जुटाता रहा और ये डेटा पाकिस्तान के पास पहुंच गया। बता दें कि रेड्डी के पास से जो लैपटॉप और 2 सेल फोन जब्त किए गए हैं, जिसमें तस्वीरें और मिसाइल विकास का एक पूरा पन्ना एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर सामने आया है, जो कि उसने नताशा के साथ शेयर किया था। यानी कि दोस्तों एक बड़ी सेंध मारी भारत के अग्नि सीरीज और के सीरीज की मिसाइलों पर इस 28 वर्षीय लड़के ने प्यार के चक्कर में दे दी है। दोस्तों सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ा समझौता है। अगर इस बंदे को सही सजा नहीं मिलेगी तो आने वाले जासूसों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसी तरीके की सेंधमारी लगाते रहेंगे। इसको सजा मिलनी बहुत जरूरी है और ऐसी सजा कि कोई दोबारा इस हरकत को करने की सोचे बिना। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड ने IIT मद्रास के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत 5G टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, ताकि सेना को 5G टेक्नोलॉजी का ऑपरेशनल इस्तेमाल करना सिखाया जा सके, खास करके बॉर्डर एरिया में। बता दें कि IIT मद्रास भारतीय सेना को परामर्श भी देगी इसके प्रोटोटाइप और इसके अध्ययन के लिए भी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि Su-30 MKI को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि चाइना के पास J-16D जो फाइटर जेट है, जिसका अनावरण उसने पिछले साल किया था, यह फाइटर जेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला वेरिएंट है, जिसे अब जल्द ही चीन के एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। और ये भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत के पास इस तरीके की क्षमता नहीं है। लेकिन डीआरडीओ की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर ने Su-30 MKI में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के इंटीग्रेशन की डिटेल्ड फिजिबिलिटी अध्ययन करना शुरू कर दिया है। और यह पहला चरण है भारत का Su-30 के एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिकली अटैक वेरिएंट के लिए, जिससे कि Su-30 MKI को लो वाइड रेंज एनिमी डिफेंस एंड सस्पेंशन मिशन की क्षमता मिल जाएगी। बता दें कि Su-30 एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिकली अटैक्ड एयरक्राफ्ट अपने साथ टैक्टिकल जैमिंग पॉड्स, कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर सूट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और हाई परफॉर्मेंस सिग्नल इंटेलिजेंस और सेंसर सिस्टम अपने साथ ले जा सकता है। अगर भारत Su-30 को इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर वेरिएंट में बदल देता है तो ये चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में जल्दी Su-30 का एक नया वेरिएंट सामने आएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है NSA अजीज डोभाल जी को लेकर। NSA अजीज डोभाल ने अग्निपथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना समय की जरूरत भी है। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है, बदलते समय के साथ सेना में बदलाव भी जरूरी है, इसीलिए इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर बात करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद कम करने की इच्छा शक्ति पाकिस्तान में कम है। कोई भी शांति और युद्ध अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं कर सकता है। अगर हमें अपने हितों को सुरक्षित रखना है तो हमें यह फैसला करना होगा कि कब, किससे और किस तरह से शांति हासिल की जाए। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। दोस्तों एक बड़ा सवाल जो कि मेरे मन में भी था कि अग्निपथ योजना के तहत क्या भारत या
सेना में मौजूद रेजिमेंट्स खत्म हो जाएंगी या उनको हटा दिया जाएगा, तो इस सवाल का जवाब भी अजीत डोभाल जी ने दे दिया है। दरअसल अजीत डोभाल जी ने कहा कि अग्निवीर योजना के आने से सेना के रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं कि पूरी आर्मी ही अग्निवीर हो जाएगी, ये भी गलत है। अग्निवीर पूरी आर्मी में कभी नहीं होगी। सेना का बड़ा हिस्सा अनुभवी लोगों का होगा। 4 साल काम करने के बाद जो अग्निवीर नियमित नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल जी ने बताया कि देश को सुरक्षित करने के लिए तकनीक, हाईटेक हथियार, सिक्योर डिफेंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। हमने नई नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया है और यहाँ तक कि हमने स्पेस पावर में भी एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी जो तकनीक के मामले में दक्ष होंगे। अग्निपथ योजना इसी का हिस्सा है और इससे हमें बड़ी संख्या में टेक फ्रेंडली युवा भी मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सेना में 4 साल बिताने के बाद जब अग्निवीर वापस आएगा तो वो एक स्किल्ड और ट्रेंड होगा। वो समाज में सामान्य नागरिकों की तुलना में कहीं ज्यादा योगदान दे पाएगा। पहला अग्निवीर जब रिटायर होगा तो वो 25 साल का होगा। उस वक्त भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसे ही लोग चाहिए होंगे। सेंट्रल आर्म फोर्सेस, राज्य पुलिस समेत अन्य कई भर्तियों में ऐसे ट्रेंड युवाओं की जरूरत होगी। सभी विभागों ने पहले ही अग्निवीरों को नौकरी में वरीयता देने का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों अगली खबर भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दोस्तों बता दें कि रशिया ने कहा कि भारत, चीन और इजिप्ट ने रशिया को उनके नए सोलर रडार का ऑर्डर दिया है, जिसका इस्तेमाल 6000 किलोमीटर की रेंज में स्पेस डिब्रीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। बता दें कि ये रडार फैब्रिकेटेड हो चुका है और 2023 से इसकी आपूर्ति होगी। सोलर रडार की एक और खासियत ये है कि ये स्पेस डिब्रीज के अलावा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि इस सोलर रडार का दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पेस से आ रही है। बता दें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस भारत और मलेशिया से संबंधित 2 संचार उपग्रहों को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा। एरियन स्पेस ने कहा कि 10,863 किलोग्राम वजन वाले 2 उपग्रहों को एरियन 5 रॉकेट के द्वारा 22 जून की शुरुआत में फ्रेंच गुयाना के कैरो के अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया जाएगा। बता दें कि इसरो के द्वारा निर्मित GSAT-24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है, जिसका वजन 4180 किलोग्राम है और ये DTH की जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज देगा। GSAT-24 एरियन स्पेस द्वारा परिक्रमा करने वाला 25वां भारतीय सैटेलाइट होगा। इसके अलावा मलेशिया का मीसैट सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, जो कि 18 साल तक काम करेगा। बता दें कि मीसैट 3D को 12 किलोवाट की विद्युत शक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। यह भी डायरेक्ट टू होम सेवाओं के लिए C और KU बैंड पेलोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मलेशिया में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड संचार देने के लिए अनुकूलित किया गया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।